इंसीडियस के पहले पार्ट को देखने में तुम मोस्ट ऑफ द टाइम टेंस्ड रहोगे और उसकी दो वजह है। पहला, ये घर के डिज़ाइन। जेम्स वॉन को काफ़ी अच्छी समझ है कि ये घरों के पतले कॉरिडोर्स और ढेर सारे कमरे रखने से भयंकर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, और फिर ये सारे रूम्स चीज़ों से जैम पैक्ड भरे भी हुए हैं, जिससे अंधेरे में हम लोगों का दिमाग उन चीज़ों को कुछ और ही इमेजिन करके अपने आप ही डरने लगे। और फिर ये सबको एक साथ जोड़ती है कैमरा प्लेसमेंट और मूवमेंट। जब भी इन घरों में कैरेक्टर मूव करते हैं तो कैमरा कभी सेंटर फ्रेम में नहीं रहता है, वो हमेशा ऐसे मूव करता है कि तुम्हें सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि अंडर एक्सपोज्ड कोने भी दिख रहे होते हैं। तो हमारा दिमाग एंटिसिपेट करता है कि वहाँ कुछ होगा। या फिर जेम्स वॉन का फेवरेट कैमरा मूवमेंट, जब कैरेक्टर 180 डिग्री में टर्न करके जाते हैं तो ये कैमरे को साइड में रख देता है उनके, और सामने एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये इतना भयंकर अनर्विंग होता है हमारे दिमाग के लिए कि जैसे साला कुछ भी आ जाएगा और हम लोग की भयंकर फटेगी। इस चीज को और इफेक्ट में लाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम घरों के दरवाजे भी खुले रहता है, जिससे हम लोग बस गैस ही करते रहे कि कहाँ से डराने वाले हैं, और फिर उन्हीं में से एक जगह बस एक औरत को बिठा दे, फटनी चालू हो जाएगी। सुपर नेचुरल हॉरर जानरा एक तरीके से कह दो अपने आप में मिस्ट्री जानरा भी होता है। लाइक जो स्पिरिट या डीमन फिल्म में डरा रही है उसका कुछ ना कुछ लोर होगा ही, और उसके लोर में ही उसको हराने या उससे बचने का कुछ उपाय भी होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरर में तुमने देखा होगा कि ये लोर डम बस कैरेक्टर यूं ही बता देते हैं। बाकी जानरा में हम लोग इस एक्सपोजिशन डम से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, पर हॉरर में न जाने क्यों मुझे बड़ी मजा आती है। और इसकी वजह यह भी है कि वही सेम फील देता है जब कभी फैमिली या दोस्त लोग के साथ बैठ के हम लोग भूतों की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। बिल्कुल चिल कोजी एनवायरनमेंट, बस जो कहानी सुना रहे हैं वो कतई कोजी नहीं होती है। एज अ हॉरर फैन में डरावने सीन से डरने से ज़्यादा उन डरावने सीन ने कुछ यूनिक किया उसको एंजॉय करता हूँ। इसलिए अगर मूवी में सिर्फ एक सीन ही यूनिक हो फिर भी मेरे लिए वो मूवी वर्थ वॉचिंग होती है, क्योंकि मेरे क्रिएटिव जूस फ्लो करने में उसने मदद की। अगर तुम लोग मेरे चैनल को काफ़ी पहले से फॉलो करते आ रहे तो मेरा मानना है कि हॉरर के फैन सिर्फ डरने के लिए हॉरर नहीं देखते हैं, उन लोग पागलपन, खून खच्चर, अनोखी चीज़ें होती देखना, मूवी खत्म करके उठे तो अपनी एग्जिस्टेंस पे शक करने लगना कि भैंचो तो क्या ही देख डाला, या जो लोग ड्रग्स नहीं करते फिर भी उन्हें कोई मूवी गंजेड़ों से रिलेट करवाते। ये सब चीज़ें हैं जो हॉरर जानरा को बहुत धाकड़ बनाती है। तो अभी मैंने बताया कि सिर्फ एक सीन भी मूवी को मेरे नजरों में अच्छा बना सकती है, और इस चीज के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं इंसीडियस 2 के इस सीन को लेता हूँ। कैरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए ये एक डॉल मिलती है जिसने ब्लैक कलर का वेडिंग गाउन पहना हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें इसका चेहरा सामने से दिखाते हैं जिससे तुम्हें इस डॉल के चेहरे के सारे फीचर्स दिख जाए। फिर साइड से दिखाते हैं और यहाँ एक कैरेक्टर इस पे लगातार टॉर्च डाले रहता है जिससे तुम इसके पूरे चेहरे के फीचर को यहाँ से भी इमेजिन कर पाओ। और फिर जैसे ही ये टॉर्च लाइट इस डॉल से हटती है अब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये एक पपेट सा खड़ा है जिसकी नाक इतनी बड़ी सी है और नीचे ये चोकर अब इसका लिप बन गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये हल्का सा चेहरा आगे टिल्ट करे हुआ है जिससे ये कभी भी उठ के डरा देगा। मुझे नहीं पता कि कैसे अचीव करा, पर दिस इज सो गुड। अगर तुम लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है तो इसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। असलियत में गेस्टाल्ट थ्योरी ग्राफिक डिजाइन की एक थ्योरी है जिसका कठिन शब्दों में कहना है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। और आसान शब्दों में मैं तुम्हें बताता हूँ, इंसानी दिमाग इस तरीके से काम करता है कि उसे अगर तुम किसी चीज का हिस्सा दिखाओगे, जैसे मान लो मैं तुम्हें ये इमेज दिखाऊंगा तो तुम अपने आप इसे इमेजिन कर लोगे कि ये एक बोरिंग बुक है, तो हमारा दिमाग सिर्फ पार्ट्स को देख के उसे अपने आप पूरा इमेजिन कर लेता है। और इस चीज को यूज करके डिजाइनर्स ऐसे क्रिएटिव लोगोस और डिजाइन बनाते हैं। ये चीज सिर्फ डिजाइन तक की एप्लीकेबल नहीं है, एडिटर्स इसे ऐसे यूज करते हैं। जैसे एक शॉट में तुमने देखा कि एक कैरेक्टर अपनी पालतू मुर्गी को ढूंढ रहा है, और अगले शॉट में तुम्हें दिखाते हैं कि बगल वाले रूम में दो लोग डिनर में चिकन खा रहे और हंस भी रहे। तो बिना बीच की स्टोरी बताए तुम खुद समझ जाओगे कि उन लोगों ने ये भाई की मुर्गी पका के खा दी। तो वही चीज सिर्फ पार्ट्स में दिखाया फिर भी तुमने अपने आप होल को इमेजिन कर लिया। वैसे ही सेम ये डॉल वाले में भी हुआ है। जब तक की लाइट इस पे थी तुम लोगों को साफ इसके फीचर्स दिख रहे थे, पर जैसे ही ये अंडर एक्सपोज्ड हुई तुम्हारा दिमाग अब फिर से चेहरा ढूंढ रहा है कि कहाँ है, और उसने देखा कि ये नाक है और चोकर को लिप बना दिया, तो अब तुम्हें एक नया चेहरा दिखने लगा। मैंने पूरे फ्रेंचाइज के इतने सारे टू द फेस जंप स्केयर्स और हॉरर को छोड़ के इस सीन की इतनी बात इसलिए की क्योंकि ये सब चीजों को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग चेरिश नहीं कर पाते, और एज अ क्रिएटर माइसेल्फ मैं अच्छे से समझता कि ऐसी छोटी छोटी चीजें ही असली फन होती है क्रिएटिव प्रोसेस में। अब मैंने जंप स्केयर्स बोल दिया है और फिर इंसीडियस की बात चल रही है, तो यहाँ तो भाई मेन पंचलाइंस की तो बात करना बनता ही है ना। अगर तुम हॉरर मूवीज में हल्का भी घुसे हुए हो तो तुम्हें पहले पार्ट के इनफेमस जंप स्केयर्स के बारे में पता ही होगा। इतना आउट ऑफ प्लेस जंप स्केयर था ये, लाइक कोई यूजुअल बिल्डअप नहीं, और बिल्कुल दिन के उजाले में डरा दिया। ये इतना फेमस जंप स्केयर था कि एक साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से ये सबसे फाड़ देने वाला जंप स्केयर है हॉरर हिस्ट्री में। और सेकंड में अपने कॉन्जरिंग 1 का अलमीरा वाला सीन आता है। इससे ये तो पक्का हो गया कि जेम्स वॉन भाई की दोनों फिल्म्स जंप स्केयर्स में फोड़े हुई थी। इंसीडियस का एस्ट्रल प्रोजेक्शन, या जिसे नहीं पता तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वाला कॉन्सेप्ट पहली बार देखने पे मैं काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि मैं लूसिड ड्रीम्स और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से इतना अमेज था, और मैंने दोनों पे काफ़ी किताबें और आर्टिकल्स पढ़े थे जानने के लिए कि सच है कि नहीं, और कोशिश करता था दोनों को करने की, पर अलग लेवल पे फटती भी थी कि कहीं डरावनी बुढ़िया दिख गई तो खत्म, जिंदगी भर सो भी नहीं पाऊंगा। तो इंसीडियस का मेन कॉन्सेप्ट पूरा यही है कि एक डीमन किसी को एस्ट्रल वर्ल्ड में, जिसे इन फिल्म्स में फर्दर कहा जाता है, उसमें बंदी बना के रख लेते हैं और किसी ना किसी को उसे उस डीमन से बचाने जाना पड़ता है। तो
ये फर्दर में जब हम लोग पहली बार जाते हैं तो दिखने में काफी विजुअली इंटरेस्टिंग सा होता है। हर तरफ अंधेरा सा, हर जगह स्पिरिट्स खड़े हैं एक ही एक्सप्रेशन देते हुए। कहीं भी औरत दुल्हन की साड़ी पहने निकली जा रही है और फिर लोग ऐसी ईरी स्माइल पास कर रहे हैं। काफी मजेदार एक्सपीरियंस था, जैसे कोई मॉल के हॉन्टेड हाउस में गए हो। और ये डायरेक्टर को भी पता था कि ये पंच लाइन है, इसलिए मूवी के आखिरी मोमेंट के लिए बचा के रखा था। तो इसलिए बाद के फिल्म्स में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब वो फीलिंग फ्रेश नहीं रहेगी हम लोगों के लिए। उसका मजा अब खत्म हो चुका है। और पहली बार फर्दर पे जाने पे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी हो रही थी बाद के मुकाबले। ये नॉर्मल फैमिली सोफे में बैठे हुए हैं और ये लड़की आके शॉटगन से मार दे रही है। काफी इंट्रीगिंग था मेरे लिए। मुझे जानना था कि आखिर क्यों हुआ था इनके साथ ऐसा। इंसीडियस फ्रेंचाइज भी कॉन्जरिंग की तरह हर अगली मूवी में सड़ती गई, क्वालिटी गिरती गई, क्योंकि वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन का आइडिया कितनी बार देख देंगे हम लोग। और इंसीडियस 2 के बाद बाकी की मूवीज मॉन्स्टर्स पर रिलाई करने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली वेलक फेमस हो गई तो सबको पैसा चाहिए। पर इसमें मैं मॉन्स्टर के डिजाइन को बिल्कुल हेट नहीं दे रहा। थर्ड पार्ट का मैन हु कांट ब्रीथ और फोर्थ पार्ट का की फेस, दोनों का डिजाइन काफी सही लगा मुझे। पर मुझे ये बात सड़ी लगी कि दोनों का गिमिक जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। जैसे थर्ड पार्ट का द मैन हु कांट ब्रीथ भी अपने विक्टिम्स को 4 पैरों पर चलाता था, जो कि मैंने पहली बार देखा था तो बहुत यूनिक इमेजरी लगी थी। और फोर्थ पार्ट में की फेस भी सेम वैसे ही 4 पैरों पे अपने विक्टिम्स को लेके चलता है। तो कुछ और डिफरेंट होना चाहिए था। बाकी एक की डिफरेंस था, नो पन इंटेंडेड। थर्ड पार्ट में विक्टिम का चेहरा गायब हो जाता था, जो कि विजुअली बहुत बढ़िया था और पूरे मूवी का मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव था तो वही था। और फोर्थ पार्ट में की फेस अपने विक्टिम को जेल में बंद करके हेट भरता था और ये आइडिया भी काफी इमेजिनेटिव था। तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ मेरे लिए यूनिक सा तो था ही, पर ओवरऑल सीरीज के बाद के पार्ट्स की क्वालिटी गिरने लगी थी, खासकर कि थर्ड पार्ट की स्टोरी इतनी क्लीशे और बोरिंग थी। अगर ये पहले 2 पार्ट की अच्छी बुढ़िया और हरामी बुढ़िया ना होती तो मैं सच में ड्रॉप कर देता इसे बीच में ही। तो हरामी बुढ़िया के वजह से ही मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट सेक्शन में सबसे डरावने एस्पेक्ट को रखा है, जो कि ये ब्राइड इन ब्लैक है। पर उससे पहले मैं जल्दी से अपनी रैंकिंग भी दे दे रहा है, जिससे तुम लोगों को मेरे विचार पता चल जाए। सबसे सड़ी इंसीडियस चैप्टर 3 थी, फिर चैप्टर 4 द लास्ट की, फिर चैप्टर 2 और ऑब्वियसली चैप्टर 1 पहले पे था। तुम लोगों ने अगर मेरी कॉन्जरिंग वाली वीडियो देखी होगी तो तुम लोगों को पैटर्न दिख रहा होगा कि पहला पार्ट हमेशा बेस्ट होता है, जो कि होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो भाई लोग घर की बत्ती बंद कर दो, अपन लोग ब्राइड इन ब्लैक की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का मेन डीमन हमारा ये लाल बांदरू था, जिसकी वजह से दुनिया के काफी लोग अपनी कुर्सी से उछले थे। पर फिल्म के एंड तक की इसका कुछ भी डर नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई डीमन ऐसे बंदरों वाली हरकत करे इससे कौन डरेगा। और भाई का नाम भी लिपस्टिक फेस डीमन है। मूवी का प्लॉट यही था कि इस बांदरू ने एक बच्चे को अपने रैम में कैद कर लिया है और अब बाप को अपने बेटे को बचाने जाना है। पर फिर पहले पार्ट में बगल में एक और साइड प्लॉट चल रहा था, जिसका सेटअप मूवी के पहले शॉट में ही कर देते हैं। तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है कि ये बाप वाला कैरेक्टर भी एस्ट्रल ट्रैवल कर लेता है और बचपन में काफी करता भी था, और इसने छोटे में एस्ट्रल वर्ल्ड में एक दोस्त बना लिया था। पर ये साइकिक बुढ़िया ने उसको ये एबिलिटी भुलवा दी। क्यों? क्योंकि भाई ने अलग लेवल का ही दोस्त बनाया हुआ था। छोटे में इसकी जब भी फोटो क्लिक करते थे तो हर फोटो के पीछे एक बुढ़िया खड़ी रहती थी, और हर अगले फोटो में वो बुढ़िया धीमे धीमे करके इसके करीब आती जा रही थी। अब यहाँ तुम लोगों का नहीं पता, मेरी तो फट के 16 भाग में विभाजित हो गई थी। एक तरीके से कॉन्सेप्ट ये था कि जितना करीब आ रही फोटो में, इसका मतलब ये लड़के को उतने पजेस कर चुकी थी। तो इसलिए साइकिक बुढ़िया ने इसे भुला दिया था एस्ट्रल ट्रैवल करना। पर अब इसके बच्चे को बचाने जाना है तो दोबारा इसे याद दिलाना पड़ा, और जब ये फर्दर में जाता है तो इसका फिर से इस बुढ़िया से सामना होता है। मुझे भाई इस बुढ़िया का डिजाइन इतना ज्यादा अनर्विंग लगता है, न जाने क्यों ये बस खड़ी हुई है फिर भी मेरी फटी जा रही है। तो यहाँ ये हो जाता है कि इसने बुढ़िया पे जीत हासिल कर ली और अपने बच्चे को भी बचा के आ गया। फिर सब नॉर्मल हो गया। ये साइकिक बुढ़िया भी काम करके निकल रही होती है तो ये भाई के नाखून देखती है और शक में आके उसकी फोटो क्लिक कर देती है। आगे हम लोगों को पता चलता है कि साइकिक बुढ़िया मर गई और बगल में कैमरा होता है, उसमें ये कैरेक्टर फोटो देखती है तो हम लोगों को हॉरर हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ओपन एंडिंग मिलती है कि वो बुढ़िया इस आदमी को पजेस कर चुकी है और उसी ने मर्डर किया है। तो मैं तो भाई सेटिस्फाइड था और भयंकर डरा हुआ भी था, क्योंकि बुढ़िया की मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई, उल्टा आखिर में वही हावी हो गई और हम लोग मेन डीमन वो लिपस्टिक वाले बंदर पे लगे रहे। पर मेन हरामी तो बुढ़िया थी और काफी बढ़िया हिट करती है ये एंडिंग। बाकी सेकंड पार्ट में मेन एंटागनिस्ट यही बुढ़िया है, जो कि एक बुढ़िया भी नहीं है बल्कि एक साइकोपैथ बुढ़ा है जो क्रॉस ड्रेसिंग करता है काला वेडिंग गाउन पहन के। पर ये सब सिर्फ लिखा हुआ बढ़िया लगता है। सेकंड पार्ट में पता चलने पे सारी मिस्टीरियस फीलिंग खत्म हो गई और थर्ड पार्ट में ये बुढ़िया प्रेजेंस की जगह सिर्फ गिमिक हो गई थी। तो ये सब चूतिया बातें हैं। अगर तुम सब भूल जाओ, आगे के सारे पार्ट्स भूल जाओ, सिर्फ पहले को सोचो, तो उस बुढ़िया ने भयानक नाइटमेयर्स दिए थे और वन ऑफ द इफेक्टिव हॉरर क्रिएट करा है। अगर इसे बेवजह बाद के पार्ट्स में यूटिलाइज ना किया जाता तो इसकी लेगेसी काफी धाकड़ होती। जैसे वेलेक द नन के वजह से सड़ गई, वैसे ही ब्राइड इन ब्लैक इंसीडियस के लेटर चैप्टर्स की वजह से सड़ गई। ये इविल स्पिरिट्स तब तक डरावनी रहती है जब तक इनके बारे में हम लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि क्या है क्यों है, और हमारा दिमाग न जाने क्या क्या ही कहानी सोच के डरता रहता है। तो भाई लोग बहन लोग, वीडियो खत्म होती है। आई होप तुम लोगों को मजा आई हो इस वीडियो को देखने में। कॉन्जरिंग की फ्रेंचाइज वाली
वीडियो के बाद मैं न जाने कब से इंसीडियस को करना चाहता था, पर जब भी कम्युनिटी में वोटिंग में डालता था तो हमेशा दूसरी फ्रेंचाइज जीत जाती थी। इस बार इसलिए मैंने कोई कम्युनिटी पोल नहीं डाला। अब शायद इस साल दोनों फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट आने वाला है। एक्साइटेड जैसा तो नहीं हूँ, पर यहाँ लगेगी तो जरूर से जरूर जाऊंगा। ठीक है, अब बहुत बातें हो गई, बाय बाय, जा रहा सोने।